अब हम जीव विज्ञान के नए टॉपिक परागण के बारे में पढ़ेंगे। परागण, तो सबसे पहले परागण की परिभाषा देखते हैं। परागकोश से परागकणों का मुक्त होकर वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचना, वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचना। तो देखिए, परागकोश से परागकणों का मुक्त होकर वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। तो देखो इसको, ये कोई फ्लावर है, इसमें ये कोई पुंकेसर लगा हुआ है और ये इसका उसका मादा भाग है। अब ये जो परागकोश है, परागकोश, इस परागकोश के प्रस्फुटन होने से जो परागकण है वो मुक्त होकर इस वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंच जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। तो परागकोश से परागकणों का मुक्त होकर वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। अब परागण के दो प्रकार हैं। परागण के दो प्रकार। पहला स्वपरागण और दूसरा परपरागण। तो परागण के दो प्रकार, पहला स्वपरागण, दूसरा परपरागण। तो देखो, इसको चित्र की सहायता से समझते हैं कि जब अब हम सबसे पहले इसमें स्वपरागण को समझते हैं। स्वपरागण क्या होता है? स्वपरागण में जब एक ही पुष्प, जब एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण मुक्त होकर उसकी वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंच जाते हैं। जब परागकोश से परागकण मुक्त होकर उसकी वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंच जाते हैं तो इसे क्या कहना पड़ता है? स्वपरागण। अब देखो, ये भी दो प्रकार का होता है। पहला स्वयुग्मन। जब परागण की क्रिया एक ही पुष्प में हो रही है, जब एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसकी वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंच जाए तो इसे क्या कहते हैं? स्वयुग्मन। यानी कि एक ही पुष्प में होने वाला परागण क्या कहलाएगा? स्वयुग्मन। अब यदि मान लो दूसरा इसका जो प्रकार है पुष्पी परागण, सहजात पुष्पी परागण। जब पौधा एक प्लांट, तो इसमें अगर मान लो जैसे अब परागकोश से परागकण मुक्त होकर परागकोश से परागकण मुक्त होकर इस वर्तिकाग्र की सतह पर जाए तब तो ये है स्वयुग्मन। और जब अन्य पुष्प से परागकोश निकलकर कहाँ जाए? इसकी वर्तिकाग्र पर जाए। यानी पुष्प अलग हो सकते हैं लेकिन पौधा जो है वो इसमें क्या होगा? एक ही होगा। तो जब अलग एक ही पौधे में परंतु अलग अलग पुष्पों के मध्य
परागण की क्रिया होती है तो इसे तो कहते हैं सहजात पुष्पी परागण, और जब एक ही पुष्प में परागण की क्रिया संपन्न होती है तो इसे क्या कहा जाता है? स्वयं। तो हमने इस प्रकार से स्वपरागण के बारे में पढ़ा। क्या? इसके दो प्रकार, सवियुग्मन और सहजात पुष्पी परागण। अब हम देखते हैं इसका परपरागण। परपरागण तो परपरागण में क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि जब पुष्प ही अलग, पुष्प ही नहीं जबकि पौधे भी अलग अलग हो, जब पौधे ही अलग अलग हो जाएंगे तो किसी अन्य पौधे से, यानी एक पौधे के परागकोश से परागकण मुक्त होकर किसी अन्य पौधे के पुष्प की वर्तिका की स्तर पर पहुंच जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? परपरागण कहा जाता है। देखो ध्यान से दोबारा देखो, क्या किसी एक पौधे के पुष्प से परागकोश से परागकण मुक्त होकर किसी अन्य पौधे के पुष्प की वर्तिका के स्तर पर जब परागकण पहुंचते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? परपरागण। तो अपने ऐसे भी कह सकते हैं कि स्वपरागण मतलब जब पौधा एक ही हो और उनके पुष्पों के मध्य यदि परागकण की क्रिया होती है परागण की तो उसे स्वपरागण, और यदि परपरागण का मतलब क्रॉस पॉलिनेशन मींस प्लांट दूसरा हो तो स्वयं के एक ही पौधे के पुष्पों के मध्य होने वाले परागण की क्रिया स्वपरागण, और दो अलग अलग पौधों के पुष्पों के मध्य परागण की क्रिया होती है तो उसे परपरागण। अब परपरागण के लिए साधन की आवश्यकता होती है तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परपरागण के साधन। परपरागण के साधन तो परपरागण के जो साधन है उसमें सबसे पहले आता है वायु द्वारा। वायु द्वारा एनिमोफिली। तो जब परागण की क्रिया वायु के द्वारा संपन्न होती है तो उसे वायु परागण कहा जाता है। जिन पुष्पों में वायु द्वारा परागण होता है ऐसे परागकण संख्या में अधिक हल्के होते हैं ताकि हवा में आसानी से इधर ले जा सके, और जो वर्तिका अगर होती है वो लोमिल होती है जिससे परागकण उन पर अटक सके। तो जैसे घास फूल के पादपों में और जिम्नोस्पर्म में, घास फूल के पादपों में और जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में वायु परागण पाया जाता है। दूसरा जल द्वारा, जल द्वारा हाइड्रोफिली। तो जिन पुष्पों में परागण की क्रिया जल के माध्यम से संपन्न होती है उसे जल द्वारा परागण कहते हैं, और ये दो प्रकार का होता है, अधिजल परागण और अधोजल परागण। और अधोजल परागण। तो अधिजल परागण जिसमें जल परागण की क्रिया जल की सतह पर होती है तो उसे क्या कहा जाता है? अधिजल परागण। और यदि जल के अंदर अगर परागण की क्रिया संपन्न होती है तो उसे कहा जाता है अधोजल परागण। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो परागण के जो साधन है उसमें कीटों द्वारा, कीटों द्वारा। तो जो कीट द्वारा जो कुछ परागित होते हैं उनमें परागण की क्रिया कीटों द्वारा संपन्न होती है, और लगभग 80% जो परागण है वो कीटों में मधुमक्खियों के द्वारा संपन्न होता है, मधुमक्खियों के द्वारा। और ऐसे जो परागकण होते हैं उनमें विशेष रूप से पॉलन
कीट पाई जाती है, पॉलन कीट, जो कि परागकण की बाह्य स्तर पर एक तेलीय परत होती है जो पॉलन कीट कहलाती है, और 80% जो है मधुमक्खियों के द्वारा कीट परागण किया जाता है। फिर देखो आगे नेक्स्ट, समगातर द्वारा कुछ रात्रिजय जो पुष्प होते हैं जो केवल रात को ही खुलते हैं, उन पुष्पों के अंदर जो परागण की क्रिया है वो समगात्र के द्वारा होती है। नेक्स्ट, पक्षियों द्वारा कुछ पुष्प जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनमें परागण की क्रिया जो है वो पक्षियों द्वारा संपन्न होती है, और जिन पुष्पों में पक्षियों द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है, ऐसे पुष्प कीपाकार, घंटाकार होते हैं, जिनमें पक्षी जो है सब चोंच मारते हैं तो उनमें जो परागण होते हैं वो चोंच से चिपक जाते हैं, और फिर जब ये क्रिया पक्षी द्वारा अन्य पुष्पों के साथ दोहराई जाती है तो वो परागण जो है वहां वो पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से पर परागण के साधन के बारे में हमने पढ़ा। इसको थोड़ा सा रैंडमली दोबारा देख लेते हैं। पहला, वायु द्वारा, जब परागण की क्रिया वायु द्वारा संपन्न होती है जैसे घास फूल में या जिम्नोस्पर्म में। दूसरा, जल द्वारा, हाइड्रोफिली, ये भी 2 प्रकार का होता है, अधिजल परागण या अधोजल परागण। अधिजल परागण जब परागण की क्रिया जल की सतह पर होती है तो उसे अधिजल परागण कहते हैं, जबकि जल परागण की क्रिया जो है जल के अंदर होती है तो उसे अधोजल परागण कहते हैं। उसके बाद में कीटों द्वारा, जब परागण की क्रिया कीटों द्वारा संपन्न होती है, और 80% जो है मधुमक्खियों के द्वारा कीट परागण होता है। फिर चमगादड़ द्वारा परागण, कुछ पौधों में जो पुष्प जो केवल रात में खुलते हैं उनमें परागण की क्रिया रात्रि में होती है, और चमगादड़ क्योंकि निशाचर प्राणी है तो परागण की क्रिया रात में संपन्न हो जाती है। और पक्षियों के द्वारा परागण, तो जो पक्षियों द्वारा जो परागण होता है वो जो पुष्प होते हैं वो कीपाकार, घंटाकार होते हैं, और उनमें पक्षियों के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है।